हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, हम लोग देखेंगे 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके आने वाले एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कलेक्ट किया गया है। और स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई दफ़ा इंटर के फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चन से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को और सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के सारे वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि मेधा पाटेकर का नाम इन आंदोलनों में से किस आंदोलन से जुड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। फरक्का समझौता का संबंध, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। भारत पाक, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, फरक्का समझौता का संबंध किससे है। भारत और बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर गौ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है। भाखर नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। गंगा, कावेरी, गोदावरी और ऑप्शन घ में है सतलज। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप याद रखें, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, सतलज, यानी कि ये परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना। उत्तराधिकारी कौन बना। यहाँ पे उत्तराधिकारी होना चाहिए था, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे उत्तराधिकारी ही पढ़ें। तो नेहरू के निधन के बाद यानी कि उनकी मौत के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, और आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क, यानी कि अमेरिका। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन था, तो अमेरिका था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। आप स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर देखिए और इस शब्द पे ज़रूर ध्यान देखिए, क्या पूछ रहा है, कौन थे या कौन नहीं थे। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं, और ये गलती बस इसलिए होती है क्योंकि वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और गलत आंसर को ही टिक करके वो आगे निकल जाते हैं, और बाद में उन्हें समझ में आता है कि आंसर गलत हो गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर कई दफ़ा पढ़ लें कि क्या पूछ रहा है, जनक थे या जनक नहीं थे, ये ध्यान से आप पढ़ लें। तो चलिए, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन सुकर्णो, अराफात, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू। और आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे।
तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि अराफात। अराफात गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यानी कि सोवियत संघ ने ही पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका उन्हीं क्वेश्चंस में एक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर 1944, 1945, 1946 एंड 1947। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1944 यानी कि 1944 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1944। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, और आपके ऑप्शंस क्या हैं, 17, 48, 49 और 50। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कितने राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, आप याद रखें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। और आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, सोवियत संघ, यानी कि ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, और आपके ऑप्शंस क्या हैं, 1956, 1957, 1958 और 1959। और आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यानी कि 1956 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टूडेंट्स कह रहा है इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई दफ़ा आपके फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और इन चारों देशों में आपको बताना है कि कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, इटली, यानी कि इटली सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं, यानी कि सार्क में जो भी सदस्य देश हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस करेक्ट जो है वो है कौन, ऑप्शन नंबर ख, श्रीलंका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2003, 2004, 2001 और 2005। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में ही आतंकवादियों द्वारा अमेरिका पर आक्रमण किया गया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1987, 1988, 1989 और 1990। और आपको बताना है कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1990 में। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1990 इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि भारत में श्रीलंका ने अपनी शांति सेना कब भेजी। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1985, 1986, 1987 और 1988। और तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1987 में, 1987 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 5, 8, 12 और 15। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो आप याद रखें कि कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर घ 15 सही हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ऑप्शन नंबर ग में है परमाणु अप्रसार संधि, और ऑप्शन नंबर घ में है सभी। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यानी कि सभी, इनमें से सभी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी कि BWC पर हस्ताक्षर किए गए, कितने देशों द्वारा, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 150, 152, 154 और 155। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यानी कि 155 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, और सामान्य अर्थ जनरल मीनिंग क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण और एकीकरण। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि एकीकरण। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है, एकीकरण। फ्रेंड्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 नए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।